कल्पना करो तो आप उन 10% भाग्यशाली लड़कियों में हो कि आपको यहाँ पढ़ने की कोचिंग में आके तैयारी करनी और इसके बाद भी अगर कोई प्रतिफल ना निकले, कोई रिजल्ट ना निकले तो स्थिति अच्छी नहीं है ना। बताओ गलत कह रहा हूँ, बताओ। हम अपने शब्द वापस ले लेंगे अगर आपको लगता है सर ने डांटा तो। गलत कह रहे हैं, ये बात समझो बेटा। आपकी तरह ही लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। हजारों बच्चे गाँव में हैं, क्यों? सब लोग आप आते हैं क्या यहाँ तक? बड़ा कष्ट से कि माँ बाप ने भेजा होगा ना। आपकी उम्र के कितने बच्चे दिल्ली, बंबई, पंजाब कमा के भाग जाते हैं? भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते? तो बेटा पढ़ लो, जीवन है, कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन अपना भविष्य संभालने का जो आपके पास समय है, यही समय होता है। यही 2-4 साल आप अच्छे से अपने ऊपर मेहनत करो, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, उसके बाद से जो करना करो, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अभी तुम लोग 3-4 साल ऐसे बीत जाएंगे, कब तक पैसा देंगे घर वाले? बताओ कब तक देंगे? एक समय के बाद अपने आप घर वाले बंद कर देंगे। उनकी भी सीमा है ना, केवल आप ही थोड़ी ना चाहो कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, बस आप ही आ रहोगे। उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां घर वालों के ऊपर। स्टार्ट करो बेटा, क्लास स्टार्ट है। सब रिकॉर्ड कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। कोई नहीं, चलता है। थोड़ा सा डांटना इसलिए जरूरी है मेरे भाई, मैंने कई बार समझाया, कई बार समझाता हूं कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। मैं यहाँ मोटिवेशन लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन तकलीफ होती है क्योंकि मैंने भी 14 साल इलाहाबाद में तैयारी की और उस समय अपना समय और पैसा दोनों मैंने बर्बाद किया। जब ज्ञान आया कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूं, तब तक समय क्या हो गया, बहुत हाथ से निकल चुका था। और अभी भी मेंस दे रहा हूं, अभी भी इंटरव्यू दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस समय का मैं सदुपयोग किया रहता तो शायद आज दिशा और दशा मेरी दोनों अलग होती। तो मैं अपने ऊपर जो बीता वो आप लोग को बता रहा हूं कि आप ऐसा ना करो, ठीक है? तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेटा वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब से कब तक है? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। तो अभी तक थोड़ा सा टॉपिक को समराइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने पर डे के वीडियो में हर टॉपिक को पिछले टॉपिक से कोरिलेट करके बताने का प्रयास किया है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग को एक नई दिशा पढ़ने के संदर्भ में मिल रही होगी, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे विश्लेषण करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि 1927 में घोषित, कौन घोषित? साइमन कमीशन। कुछ याद आ रहा है? 1927 में घोषित साइमन कमीशन। ये कमीशन क्या है? समय से पूर्व। क्लियर है? हम लोगों ने देखा था कि कमीशन भी कहां से आया, कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था कि 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में ये प्रावधान था कि आने वाले 10 वर्ष पश्चात 1919 के अधिनियम की क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। और 1919 से 10 वर्ष कब होते? 1929 में। लेकिन इंग्लैंड में आम चुनाव होने के कारण समय से पहले यानी 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई। किसकी घोषणा कर दी गई? साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई। और इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया। पहला प्रश्न तो यहीं पे मैंने बार बार रिपीट किया कि साइमन कमीशन की घोषणा जो है कब हुई थी? तो 1927 में। और साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया। और भारत
में विरोध का कारण भी क्या था कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं, क्योंकि भारतीयों का कहना था कि जिस देश की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करना है उस देश के लोगों को उस आयोग में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि ये साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को पहली बार कहां पहुंचा, बंबई। कुछ याद आ रहा है? हाँ, दूसरी बार ये साइमन कमीशन कब आया, 1929, ठीक है ना। यानी साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक बार फरवरी 1928 में और दूसरी बार जो है 1929 में। और इस साइमन कमीशन को पूरे भारत में क्या करना पड़ा, विरोध का सामना। क्या करना पड़ा, विरोध का सामना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब भारतीय विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन की विरोध की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा की थी उस समय जो भारत सचिव पर कार्यरत थे कौन, लॉर्ड बिकनहेड। कौन थे? लॉर्ड बिकनहेड। तो लॉर्ड बिकनहेड ने क्या किया, उसने कहा कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो और आप इतने ही योग्य हो तो आप अपने संविधान का क्या करें, एक प्रारूप बनाकर दिखाएं जिससे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां क्या हो, सहमत हो। और लॉर्ड बिकनहेड की चुनौतियों को भारतीयों द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसके लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है कहाँ, दिल्ली में, दूसरा कहाँ, बंबई में। और उस सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया, एक आयोग गठित किया गया। और उस आयोग ने अगस्त 1928 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। यानी कि अगस्त 1928, ये क्या है बेटा आपका, नेहरू रिपोर्ट। और हमने देखा था कि इस नेहरू रिपोर्ट में किसकी बात की गई थी, इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, पहली चीज डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य की। और दूसरी बात क्या की गई थी, जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसकी बात की गई। यानी कि इससे पहले कहने का मतलब है 1909 के मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से क्लास में जल्दी आया करो, खाला का घर बना लिया है। 1909 के मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिल गया। प्रश्न मेरा आपसे यही था ना, यही तो पूछा तुमसे। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि मुस्लिमों के लिए जो सीटें हैं उस सीट पे प्रत्याशी कौन होगा, मुस्लिम होगा, और मतदाता भी कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। यही क्या है, पृथक निर्वाचन। तो इसमें कहा गया कि डोमिनियन स्टेट, इन्होंने बात क्यों, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। तो भाई 1909 के माध्यम से जो है मुस्लिमों को मिल गया, 1919 के अधिनियम के माध्यम से सिखों को मिल गया, ईसाइयों को मिल गया, अल्पसंख्यकों को, सॉरी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मिल गया। तो उन लोगों ने जो भी राजनीतिक पार्टियां जिनको पृथक निर्वाचन मिल गया था वो इससे क्या थी, सहमत नहीं थी। और कांग्रेस के अंदर स्वयं हमने देखा था कि इनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा भाई डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज। इसलिए मैंने बताया था कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, कौन सा बेटा, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। यहां पर क्या पास किया जाता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। क्या, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और ये घोषणा की जाती है
कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस। और यहाँ भी प्रश्न बार बार पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। और इसी की स्मृति में जो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। उसकी कुछ मूलभूत बातों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या किया गया? पूर्ण रूप से लागू। जो हमने 20 वर्ष पहले क्या मनाया था? स्वाधीनता दिवस मनाया था। उसी की स्मृति में हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है। और इसी अधिवेशन में गांधी से कहा गया कि आप जो है एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, आप लिखते हो ना लेटर तो लिखते हो योर ओबीडिएंट, यानी आज्ञाकारी। जब आपकी आज्ञा नहीं मानेगा तो क्या होगा? डिसओबीडिएंट। तो यहीं पर पहली बार गांधी से कहा गया कि आप एक क्या करें? नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी सीधे कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते, वो चाहते थे कुछ कारण मिले। क्या मिले? कारण मिले। और इसके लिए गांधी द्वारा जो है क्या किया जाता है? जनवरी 1930 में अपनी एक 11 सूत्री मांग जो है सरकार के समक्ष रखा जाता है। किसके समक्ष? सरकार के समक्ष। जनवरी 1930 11 सूत्री मांगे। किसके द्वारा? गांधी द्वारा। और जब सरकार गांधी की इन मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है, इन 11 सूत्री मांगों में से एक साधारण से दिखने वाली जो मांग है वो क्या है? नमक कर, नमक का मुद्दा। उसी नमक के मुद्दे को उठाकर गांधी द्वारा जो है दांडी मार्च, जिसको उन्होंने कब से प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930, यानी कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कहां पहुंचते? नवसारी जिले में स्थित दांडी। और वहां 6 अप्रैल को क्या करते? 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही नमक कानून तोड़ते हैं वैसे ही पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी कि 11 सूत्री मांग के बाद से जो है गांधी ने क्या किया? दांडी मार्च। क्या? दांडी मार्च। और इस दांडी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जब ये आंदोलन चल रहा है, इसी बीच ये साइमन कमीशन जो दिखाई दे रहा है, कौन सा? जिसकी घोषणा की गई है 1927 में। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है मई 1930 में क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, क्या करने के लिए? चर्चा करने के लिए कि इस रिपोर्ट के आधार पे आगामी किस प्रकार का कानून भारत के लिए बनाया जाएगा, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में क्या बुलाया जाता है? गोलमेज सम्मेलन। और इन सम्मेलनों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। जिनमें से 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में है, आप देख सकते हैं जाकर। दूसरा की हम लोगों ने चर्चा कर ली। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्या? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो हमने देखा कि मई 1930 में जो है रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन? गांधी और कांग्रेस भाग नहीं लेते। प्रतिनिधि कितने थे, क्या था, सब मैंने बताया है आप लोग। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाग नहीं लेते क्यों? क्योंकि गांधी इस समय भारत में क्या चला रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के कारण जब भाग नहीं लेते हैं तो बिना किसी निष्कर्ष के प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों को लगता है कि भाई कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व कौन करती है? कांग्रेस करती है, इसलिए सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। तो तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, जब पहला गोलमेज सम्मेलन होता है तो भारत में वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन से कहते हैं कि भाई आप गांधी से वार्ता करो कि गांधी क्या करे?
किसी तरीके से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो जाए, सहमत हो जाए। और आखिरकार जयकर और तेज बहादुर सप्रू के सहयोग से जो है क्या होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, कुछ याद आ रहा है? इस समझौते को हम क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ये वार्ता कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे पैक्ट हुआ था, दिल्ली में। इस समझौते को हम क्या कहते हैं, शांति समझौता भी कहते हैं। इस समझौते को हम क्या कहते हैं, अस्थायी समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते के माध्यम से गांधी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या कहते हैं, अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को, भगत सिंह व उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी जाती है। यानी 5 मार्च को पैक्ट हुआ। उस पैक्ट में कैदियों की रिहाई की भी बात हुई थी, लेकिन उसमें कैसी बात हुई थी कि जो राजनीतिक कैदी हिंसात्मक घटना में शामिल नहीं है उनको क्या कर दिया जाएगा। यानी कि भगत युवाओं को लगता है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उस पैक्ट में गांधी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने का प्रयास नहीं किया, यही बात थी। और गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाने के लिए गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने हेतु सहमति प्रदान करने के लिए समय से पहले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कहां आयोजित होता है, कराची में आयोजित, यही है ना। और जब गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचते हैं तो जगह जगह युवा गांधी को क्या करते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, गांधी का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध के दौरान गांधी अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं, अपनी विचारधारा का सहारा लेते हुए, कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधी एक क्या है, व्यक्ति है, और गांधीवाद क्या है, विचारधारा। गांधीवाद क्या है, विचारधारा। इसी बीच गांधी जो है 12 सितंबर को एसएस राजपुताना नामक जहाज से कहां पहुंचते हैं, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी हमने देखा कि वहां पर दलितों के मुद्दों को लेकर कि दलितों को किस प्रकार से राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए, और दलितों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, दलितों के मसीहा BR अम्बेडकर। और उनकी मांग भी यथा समय क्या थी, जायज थी। कल की वीडियो में हमने देखा है सारी चीजें। और गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में क्या हो जाता, मतभेद, और बिना किसी निष्कर्ष के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेकर भारत जैसे ही आते हैं तो जनवरी 1932 में फिर से क्या कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और इस बीच कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर गांधी को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया जाता है, यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल। इसके बाद से ब्रिटिश सरकार को क्या मिल गया, एक मौका मिल गया है दलितों के राजनीतिक अधिकार को लेकर। वो एक तरफ दलितों के राजनीतिक अधिकार को गलत तरीके से देकर दूसरी तरफ चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना चाहती थी, कमजोर करना चाहती थी। राष्ट्रीयता की भावना को क्या करना चाहती थी, दबाना चाहती थी। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इंग्लैंड के तत्कालीन, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है 16 अगस्त 1932 को किसकी घोषणा करता है, सांप्रदायिक पंचायत की। किसकी घोषणा करता है, सांप्रदायिक पंचायत की। मैंने कल भी बताया था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड।
वो घोषणा करता है कि जिस तरीके से 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया है, जिस तरीके से 1919 के अधिनियम के माध्यम से सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया है, उसी तरीके से भारत की दलित जातियों को अल्पसंख्यक मानते हुए क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल ब्रिटिश भारत प्रांत जो उनमें क्या उनके लिए 71 सीटें क्या की जाती है, आरक्षित। इसी घोषणा को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत। जब ये घोषणा होती है तो उस समय गांधी कहाँ है, पूना के यरवदा जेल में। और दलितों का नेतृत्व कौन कर रहा है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को लगता है कि पहली बार दलितों को क्या मिला है, राजनीतिक अधिकार, और गांधी इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ गांधी जी का गुट और एक तरफ क्या दलितों का गुट है कि नहीं। और इसको लेकर क्या हो सकता था, हिंदुओं के बीच ही सांप्रदायिक विवाद हो सकता था। और आखिरकार गांधी जो है सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हैं और 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आखिरकार मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयास से 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर, इसके गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। जिस समझौते को हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। यानी कि समझौते में गांधी B.R. अम्बेडकर से कहते हैं कि आप लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक अधिकार आपको मिल रहा है वो तरीका क्या है, गलत है। इससे देश में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और ये दलित हमेशा के लिए दलित बनकर रह जाएंगे जिस तरीके से पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। बल्कि जो 71 सीट है, ये 71 नहीं बल्कि कितना 148 सीटें इनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित होगी। और इनका निर्वाचन जो है सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर नहीं बल्कि क्या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होना चाहिए, ताकि आरक्षित सीट पे दलित ही खड़ा हो, लेकिन उसके लिए वोटिंग कौन करे, और पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता, दलित खड़ा होता और आरक्षित सीट पर दलित ही मतदान करते, तो हिंदू समाज दलित क्या हो जाता, अलग हो जाता। और ये बात जो है यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी के दिमाग में समझ में आती है, उनको लगता है कि गांधी जी क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और आखिरकार दोनों के बीच में 26 सितंबर 1932 को समझौता होता है, उसी समझौते को क्या कहा जाता है। इसके बाद से अब अंग्रेजों की दाल नहीं गल रही है, यानी कहने का मतलब कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। आगे चलकर फिर से दोनों गोलमेज सम्मेलन में जो मुद्दे उठे, उन्हीं मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस समय भी इंग्लैंड के, मिटा दे ये, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले, मिटा दे, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में भी है, अभी लिंक चला जाएगा, अगर लेना हो तो ले लो, क्योंकि हम खुद इतनी बार टॉपिक्स को रिपीट कर दिया है। लिखवाऊंगा भी मैं अभी, ऐसा नहीं है इस टॉपिक को, सही है, ठीक है। तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या किया जाता, आयोजित किया जाता है। और इस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये क्या है, ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन था? इरविन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही जो लेबर पार्टी ने बहुमत खो दिया था, इसलिए राष्ट्रीय गठबंधन सरकार की ओर से रैमजे मैक्डोनाल्ड क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है भारत में वायसराय कौन है? वेलिंगटन। कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। ये भारत में क्या है? वायसराय। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। और भारत में भारत सचिव के पद पे कौन है? सैमुअल होर या होरे जो भी है लिख लो। ये क्या है? भारत सचिव के पद पर। हमने देखा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 31। पहले वाले में कितने लोगों ने लिया था? 89। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या जो है कितने प्रतिनिधियों? 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पे संख्या आप ध्यान में रखेंगे, कितने प्रतिनिधियों ने? 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्लियर? अब यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग नहीं लिया और ना ही कांग्रेस ने भाग लिया। तो पूछेगा कि कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? केवल किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? केवल दूसरे। तीसरे में क्यों नहीं लिया? आप इसको भी समझ लो। एक तो कांग्रेस ने खुद मना कर दिया कि हम इस सम्मेलन में क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। दूसरा जो है गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, उस पैक्ट में गांधी ने कहा था, क्या कहा था? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी आते हैं जब कोई निष्कर्ष, तो पुनः वो क्या कर देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगा कि गांधी ने क्या किया? गांधी इरविन पैक्ट का उल्लंघन किया है। क्या किया है? उल्लंघन किया है। इसलिए जो है सरकार द्वारा भी जो है कांग्रेस और गांधी को क्या किया जाता है? आमंत्रित नहीं किया जाता। आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो हमें पहली चीज ध्यान में रखना है कि 31 प्रतिनिधियों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 46 प्रतिनिधियों में से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में सरकार ने उन लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाया जिनसे सरकार को यह आशंका थी कि ये सम्मेलन में क्या करेंगे? किसी न किसी बात को लेकर विरोध करेंगे। ऐसे लोगों को बुलाया जो कि किसी प्रकार का अड़चन इसमें ना डाले, अड़चन इसमें उत्पन्न, व्यवधान इसमें उत्पन्न ना करे। तो गांधी ने भी भाग नहीं लिया। दो नाम आप अच्छे ध्यान रख लो बेटा। गांधी ने भी भाग नहीं लिया और इसमें मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। किसने? मुस्लिम लीग की ओर से कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। आपसे प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना। लेकिन तीनों सम्मेलनों में, यानी पहले में भी किसने भाग लिया, दूसरे में भी किसने भाग लिया, तीसरे में भी किसने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर। कौन? B.R. अम्बेडकर जी जो है तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पे चर्चा होती है। सबसे पहला तो ये रहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों के संबंध में भी चर्चा होती है। दूसरी बात जो है इसमें कहा जाता है कि गवर्नर जनरल जो है, वायसराय जो है, उसके अधिकार में क्या कर दिया जाए? कमी कर दी जाए। इस प्रकार की कई चीजों पे चर्चा होती है। और आखिरकार जब 24 दिसंबर 1932 को ये सम्मेलन क्या होता है? समाप्त होता है। तो इस सम्मेलन के दौरान जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, चाहे पहले में हुई हो, चाहे दूसरे में हुई हो, चाहे तीसरे में हुई हो, जो भी चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं को लेखबद्ध करने के लिए, लेखबद्ध करके उसके ऊपर एक क्या जारी किया जाता है? श्वेत पत्र जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? श्वेत पत्र। क्या बेटा? श्वेत पत्र, जिसको हम कहते हैं व्हाइट पेपर। क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। यानी ये श्वेत पत्र क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान
जो भी चर्चाएं हुई हैं उन चर्चाओं को लेखबद्ध करने हेतु जो पत्र जारी किया गया उसी पत्र को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। इसके बाद से इस श्वेत पत्र को जारी करने के बाद से जो ब्रिटेन की संसद है, तो संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति जिसे प्रवर समिति कहा जाता है, संयुक्त समिति में लॉर्ड लिथिंगो, कौन? लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड लिन लिथिंगो है वो, लिन लिथिंगो की अध्यक्षता में, यानी कि ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सदन के क्या है सदस्यों को मिलाकर लॉर्ड लिथिंगो की अध्यक्षता में एक प्रवर संयुक्त समिति गठित की जाती है ताकि जो श्वेत पत्र जारी किया गया उस पर वो क्या करे? समीक्षा करे, उस पर क्या करे? विचार विमर्श करे। तो आपसे यहाँ पूछेगा कि श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने के लिए, श्वेत पत्र क्या है? तीनों सम्मेलनों में जो चर्चा हुई उसको लेखबद्ध किया गया वो क्या है? श्वेत पत्र। ड्राफ्ट जो किया गया रफ वे में, सूचीबद्ध जो किया गया रफ वे में वो क्या है? श्वेत पत्र। और उस श्वेत पत्र पर क्या करने के लिए? विचार विमर्श करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त समिति ब्रिटिश संसदों की क्या की गई? गठित की गई। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड लिथिंगो के नेतृत्व। ये भी अभी बनेगा आगे चल के, क्या बनेगा? वायसराय बनेगा, ये भी आने वाले समय में, ठीक है ना। और लॉर्ड लिथिंगो द्वारा जो है इस श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने के बाद 22 नवंबर 1900 कब 22, इसको डेट को अच्छे ध्यान रखना, 22 नवंबर 1934 को सरकार को अपनी इसने क्या सौंपी? रिपोर्ट प्रस्तुत, क्या की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में भारत सचिव कौन है? कौन है? सैमुअल होर। सैमुअल होर क्या करता है? 19 दिसंबर 1934 को लंदन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में जो भी चर्चाएं हुई थी उन चर्चाओं को जो ड्राफ्ट किया गया उस पे जो विचार विमर्श किया गया लॉर्ड लिथिंगो की अध्यक्षता में, उस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करता है। कहां पर? लंदन की संसद में। क्या प्रस्तुत करता है? एक विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करता है और जिसे, इस विधेयक का नाम था भारत शासन विधेयक। क्या? किस नाम से प्रस्तुत करता है वो? भारत शासन विधेयक। और ये विधेयक वहां की संसद से पारित होने के बाद जिस अधिनियम का रूप धारण करता है, यानी अगस्त 1935 में ये विधेयक क्या हो गया? जैसे विधेयक जानते हो ना, कानून संबंधी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में जब तक रहते हैं तब तक वो क्या कहलाता है? हमारी संसद का काम क्या है? नीति बनाना है। दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, और नीति संबंधी जो भी प्रस्ताव जब तक सदन में है वो तब तक क्या है? विधेयक। और जैसे ही वो सदन से किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपनी क्या करेगा? सहमति दे देगा, हस्ताक्षर प्रदान कर देगा, तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। अधिनियम का मतलब कानून। तो क्या ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद है? नहीं है। ब्रिटेन में कौन है? शासक। और जैसे ही वहां के शासक द्वारा अगस्त 1935 में उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की जाती है, वही विधेयक इन परिचर्चाओं के बाद किस अधिनियम के रूप में भारत के लिए बनाया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। बात समझ में आई? अभी मैं भारत शासन अधिनियम 1935 की परिचर्चाओं पर बात नहीं करूंगा। और ये भारत के लिए बनाया गया क्या था? अंतिम संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद से ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए कोई कानून बनाई है क्या? नहीं बना पाए, नहीं बना पाए ना। हम लोग क्या हो गए? अगस्त 1947 में स्वतंत्र। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। टॉपिक हालांकि छोटा सा था लेकिन कोरिलेट करना था, समझाना था, तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भी प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड है। भारत में वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन है।
और भारत में भारत सचिव कौन है? सैमुअल होरे। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हाँ, कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया। चर्चित नाम बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले में तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है? B.R. अम्बेडकर। इस सम्मेलन में प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चाएं हुई, उन्हीं चर्चाओं को अंतिम रूप दिया गया और अंतिम रूप देने के बाद उसे लेखबद्ध कर जो डाटा जारी किया गया उसे क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। और इस श्वेत पत्र की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की क्या एक संयुक्त समिति जो है लॉर्ड लिथनबोर्ग के नेतृत्व में गठित की गई। उसने श्वेत पत्र पे क्या की? समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद जो है 22 नवंबर 1934 को इसने अपनी सरकार को क्या करी? रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर 1934 को तत्कालीन भारत सचिव सैमुअल होर द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत शासन विधेयक प्रस्तुत किया गया और इस विधेयक पर जैसे ही वहां के सम्राट की सहमति मिली, वही विधेयक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। इस अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ तक की चीजें हमारी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई इफ और बट? दूसरा क्वेश्चन मेरा यहीं पर है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पहला प्रश्न मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं बोला और दूसरा भी जानबूझ के नहीं बोला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जब आप वीडियो पे देखना तो लाइक करके उस पे जो है क्या करना? कमेंट में डाल देना अगर आंसर मालूम होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों को। पहली चीज, जब गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। तो गांधी को किस जगह रुकवाया गया था? उस हॉल का नाम क्या है? जहां वो रुके होंगे, जो लॉज होगा, कमरा होगा, कुछ तो होगा, उस हॉल का नाम मुझे बता देना आप। ठीक है। दूसरी चीज मैंने यहां से बता दिया कि भारत से केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत से ऐसे लोग थे जो जिन सरकार को लगता था जिनके कारण व्यवधान उत्पन्न होगा, ऐसे लोगों को सरकार ने आमंत्रित नहीं किया था। तो भारत से तो मेन लोगों का नाम मैंने बता दिया कि गांधी ने नहीं लिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ब्रिटेन की किस राजनीतिक पार्टी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? लेबर पार्टी थी कि कंजर्वेटिव पार्टी थी कि और भी फला जो भी पार्टियां होंगी? ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताओगे। कह तो गूगल बाबा है, सब मारे कटाक से हो जाए, तुरंत डाटा निकल आएगा, तुरंत जो है तो ऐसे गुरु सिंह की तरह। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा कल मिलते हैं हम लोग। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मैं क्या सुधार सकता हूँ इसके ऊपर भी जरूर बताया करिए आप लोग। ठीक है, ओके।